नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त राही मेहता सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री की जो वीडियो सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उस एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो सीरीज के अंदर हमने अभी तक काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ये वीडियो सीरीज आपकी स्पेसिफिकली हम एचसीएस एग्जाम के रिगार्डिंग, एचसीएस का एग्जाम जो कि आपका फरवरी 11 को होने वाला है, फरवरी 11 2024 को जो एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने वैदिक एज के बारे में, जनपद महाजनपद के बारे में, इससे पहले स्टोन एज, पेलियोलिथिक, ये सब टॉपिक्स जो है हम कवर कर चुके हैं। उसी की कंटिन्यूएशन करते हुए हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आपका अपना चैनल सिनर्जी आईएएस एकेडमी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया है। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया। एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान हम जानते हैं कि जब मगध एम्पायर भारत में रूल कर रहा था, या मगध एम्पायर जो था वो पाटलिपुत्र के इलाके के अंदर जब रूल कर रहा था, जब हर्यंक डायनेस्टी वहां पर रूल कर रही थी, हमने वो सब हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, ये सब डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था हमने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर। अगर आप दोबारा से उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर महाजनपद वाला एवं मगध वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो उसी रूल के दौरान, मगध के रूल के दौरान भारत के अंदर, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में, नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के अंदर हम जानते हैं कि कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुई थी। पर्शियंस सबसे पहले वो फॉरेनर्स थे जिन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया था। पहला फॉरेन अटैक भारत के ऊपर जो हुआ था वो पर्शियंस के द्वारा हुआ था, और दूसरा फॉरेन अटैक जो हुआ था वो भारत में ग्रीक्स के द्वारा हुआ था। तो इसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे कि पर्शियन इन्वेजन के कारण भारत के अंदर क्या क्या हुआ, कब यह इन्वेजन हुई, किसने यह इन्वेजन करी, और उसका भारत के इतिहास के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया। पर्शियन एम्पायर के जो फाउंडर थे, पर्शियन एम्पायर को हम एकेमेनिड एम्पायर के नाम से जानते हैं। पर्शियन एम्पायर को हम एकेमेनिड एम्पायर के नाम से जानते हैं। साइरस जो थे वह एकेमेनिड एम्पायर या फिर पर्शियन एम्पायर के संस्थापक थे, फाउंडर थे, जिन्होंने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिमी इलाके के ऊपर 550 बीसी में अटैक किया था। ठीक है दोस्तों, तो साइरस जो एकेमेनिड एम्पायर के संस्थापक थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इन्वेड किया था। उत्तर पश्चिमी इलाके को 550 बीसी में इन्वेड उन्होंने उनके द्वारा किया गया था। उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर कई छोटे छोटे प्रोविंस, कई छोटे छोटे राज्य मौजूद थे, जैसे कि गंधार राज्य, जैसे कि कंबोजा राज्य, जैसे कि मद्रा राज्य। ये तीन छोटे छोटे राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के अंदर मौजूद थे। छोटे राज्य थे, कमजोर राज्य थे, और ये आपस में ही लगातार लड़ रहे थे, जिसके चलते इनकी ताकत जो थी वो और कम हो गई थी, क्योंकि ये लगातार आपस में जंग लड़ते थे। और हम जानते हैं कि जब कोई राज्य दूसरे राज्य से जंग लड़ता है तो उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसके चलते ये तीनों राज्य जो थे, पॉलिटिकल डिसएबिलिटी या स्टेबिलिटी नहीं थी पॉलिटिकल वहां पर, नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के अंदर। और बिंबिसार जो थे उस समय, हर्यंक डायनेस्टी के जो पहले इंपॉर्टेंट, पहले शक्तिशाली जो रूलर थे, जिनको हम मगध के पहले इंपॉर्टेंट रूलर के नाम से जानते हैं, वह उस समय मगध पर रूल कर रहे थे। भारत के अंदर मगध के इलाके में वह रूल कर रहे थे। और उसी दौरान, बिंबिसार के रूल के दौरान, पर्शियन राजा साइरस ने भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के ऊपर अटैक किया, और इंदस नदी के पश्चिम में स्थित, इंदस नदी के पश्चिम में स्थित जितनी भी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी, जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, उन सभी राज्यों को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, उनको डिफीट कर दिया, और पर्शियन रूल उनके ऊपर एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन से पहले रूलर थे? साइरस। साइरस ने ही एकेमेनिड एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था, और साइरस ही पर्शिया के पहले वो रूलर थे जिन्होंने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके पर अटैक करके गंधार, कंबोजा एवं मद्रा जैसे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज को डिफीट करके उत्तर पश्चिमी इलाके में भारत के अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया था। पंजाब पर यह इंदस के पश्चिम तक, इंदस नदी के पश्चिम में ही स्थित था। साइरस का जो रूल था वह इंदस नदी के पश्चिम में ही स्थित था। साइरस के जो ग्रैंडसन थे, इनके जो पोते थे, उनका नाम था डेरियस वन। साइरस के बाद भारत पर अटैक करते हैं उनके पोते डेरियस वन, और डेरियस के द्वारा पंजाब एवं सिंध भी पर्शियन एम्पायर का पार्ट बना दिया जाता है। पंजाब और सिंध को अनेक्स करने वाले जो थे वो थे डेरियस, और सबसे पहला अटैक करने वाले जो थे वो थे साइरस। ठीक है जी। उसके बाद डेरियस के जो बेटे थे, जिनका नाम था जेरेक्सिस, डेरियस के बेटे थे जेरेक्सिस, उन्होंने भारत के ऊपर कोई अटैक नहीं किया था, परंतु जेरेक्सिस के रूल के दौरान
ज़ेरेक्सस ने भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल किया था जब वह ग्रीक्स के साथ युद्ध लड़ रहे थे। ज़ेरेक्सस ने भारत के ऊपर अटैक नहीं किया क्योंकि ज़ेरेक्सस जो थे वो ग्रीक्स के साथ युद्ध लड़ने में बिजी थे। वहां पर उनको अपनी सेना को भेजना था। इसके चलते वह भारत की तरफ अटैक करने की बजाय ग्रीक्स के अटैक से बचने के लिए या ग्रीक्स पर अटैक करने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। और इस अटैक के अंदर वह पहले ऐसे फॉरेन रूलर थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों को भी अपनी सेना का हिस्सा बनाया था। क्या नाम था उस रूलर का जिन्होंने भारतीय सेना की या भारतीय सैनिकों को अपनी सेना का हिस्सा बनाकर ग्रीक्स पर अटैक किया था? रूलर का नाम था ज़ेरेक्सिस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो पर्शियन इन्वेजन के भारत के ऊपर क्या क्या अटैक पड़े हमने पढ़ा कि पहले साइरस ने अटैक किया था, फिर डेरियस वन ने अटैक किया था और ज़ेरेक्सस ने भारतीय सैनिकों को इस्तेमाल किया था अपनी सेना के अंदर। और इस सब से क्या असर पड़ा भारत के ऊपर? ठीक है दोस्तों, तो इस सब से पर्शियन इन्वेजन से जो भारत और ईरान के बीच का जो संपर्क था, इंडिया एंड पर्शियन एम्पायर का जो संपर्क था, वो लगभग लगभग 200 सालों तक रहा इस अटैक के कारण। और इस कॉन्टेक्ट के चलते, आपस में इनके इस कॉन्टेक्ट के चलते इंडो ईरानियन यानी कि भारत एवं ईरान की ट्रेड एंड कमर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिला। इस ट्रेड एंड कमर्स के चलते भारत और ईरान दोनों के ही इलाके के अंदर आप कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति जो थी वो थोड़ी मजबूत हुई, हमारी ट्रेड बढ़ी एवं ईरान के थ्रू हम दूर दराज के इलाकों तक भी ट्रेड करने में कामयाब रहे, क्योंकि हमारे लिए ट्रेड करने के रास्ते जो थे वह ओपन हो गए थे, वह सिक्योर हो गए थे, जिसके चलते भारत का उत्तर पश्चिमी जो इलाका था उसकी आर्थिक स्थिति जो थी वो थोड़ी बेहतर हुई। और जो कल्चर्स के बीच में इंटरेक्शन था, उनके कल्चर और हमारे कल्चर के बीच में जो इंटरेक्शन था वो भी बढ़ा, जो आज तक जीवित है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ ईरान के अटैक के चलते या पर्शियन एम्पायर के अटैक के चलते भारत के अंदर आई खरोश्ती स्क्रिप्ट। खरोश्ती स्क्रिप्ट जो थी वो पर्शियंस के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। तो पर्शियंस इस्तेमाल करते थे खरोश्ती स्क्रिप्ट, और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर खरोश्ती स्क्रिप्ट जो थी वो पर्शियन एम्पायर के कॉन्टेक्ट के चलते ही हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। और हम जानते हैं कि अशोका ने, सम्राट अशोक ने भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर अपनी जो इंस्क्रिप्शन, जो शिलालेख उन्होंने लगवाए थे, उसके अंदर उन्होंने पर्शियन स्क्रिप्ट या फिर खरोश्ती स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया था। ठीक है दोस्तों, तो खरोश्ती स्क्रिप्ट डिराइव कहां से की गई है? यह आर्मेइक स्क्रिप्ट से डिराइव की गई है और इसे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। जैसे उर्दू लिखी जाती है राइट से लेफ्ट की तरफ, उसी प्रकार से खरोश्ती स्क्रिप्ट के अंदर भी राइट टू लेफ्ट से ही लिखा जाता है। तो इन्होंने हमारी ट्रेड को इंप्रूव किया, या ईरानियन इन्वेजन के चलते, ईरानियन अटैक के चलते भारत और ईरान के बीच की जो ट्रेड थी वह इंक्रीज हुई। इसके साथ साथ भारत को खरोश्ती स्क्रिप्ट इनके द्वारा प्रदान की गई। और इसके साथ साथ जो अशोका के रोक इंस्क्रिप्शंस है, जो अशोका के रोक इंस्क्रिप्शन है, जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, उनके ऊपर जिस प्रकार की कला का इस्तेमाल किया गया है, वह भी कहीं ना कहीं पर्शियन एम्पायर, वह भी कहीं ना कहीं एकेमेनिड एम्पायर या फिर डेरियस के द्वारा लगाए गए जो शिलालेख थे उनसे इंस्पायर है। जैसे कि अशोका के द्वारा लगाया गया बेल शेप्ड कैपिटल, यह भी जो अशोकन पिलर का एक पार्ट है, वो किससे इंस्पायर है? वो ईरानियन इन्वेजन से या डेरियस से इंस्पायर है। इसके साथ साथ कई प्रकार के ऐसे एडिक्ट्स, कई प्रकार के रोक एडिक्ट्स, कई प्रकार की इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो कला इस्तेमाल की गई है अशोक के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर या भारत के अन्य इलाकों के अंदर, उस कला में योगदान जो है वह पर्शियन एम्पायर का है, वह एक्मेनिड एम्पायर का है। यही इनकी सांस्कृतिक विरासत है, जिसके चलते आज भी हम इतिहास के अंदर भारत और ईरान के या भारत और पर्शिया के जो रिश्ते थे उनके बारे में बात करते हैं, इस इन्वेजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रहेगा ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो पहले हमने पर्शियन इन्वेजन को डिस्कस किया, अब हम ग्रीक इन्वेजन को डिस्कस करेंगे। ग्रीक जो है, ग्रीक एम्पायर यूरोप में मौजूद था। यूरोप के मैसिडोनिया से निकलते हुए पूरे बाल्कन पेनिनसुला के इलाके को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, और उसके बाद ईस्टवर्ड मूव करते 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 अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बहुत बड़ा एम्पायर जो था वो है एस्टेब्लिश किया। तभी उनको अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है। और छोटी सी उम्र में, 32 साल की उम्र के अंदर ही उनकी डेथ भी हो गई। इतनी छोटी सी उम्र के अंदर ही अलेक्जेंडर इतना बड़ा राज्य एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे, और ये सारा इलाका रूल करते करते, जीतते हुए वो कहां तक पहुंच गए? वह भारत की सीमाओं तक पहुंच गए। और भारत की सीमाओं में, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर अलेक्जेंडर का अटैक होता है। यह पहला यूरोपियन रूलर था जिसने भारत के ऊपर अटैक किया था। अलेक्जेंडर के अटैक के बाद
बहुत लंबा समय लगेगा भारत और यूरोपियन कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होने में। यह पहला वो समय था जब एंशियंट यूरोप और एंशियंट इंडिया पहली बार संपर्क में आ रहे थे। अलेक्जेंडर जो थे वो 356 बीसी से लेकर 323 बीसी तक जीवित रहे। 336 बीसी के अंदर उनको राजा बनाया गया, उनकी छोटी सी उम्र में ही राजा बन गए। और इसके साथ साथ इनके पिता का नाम था फिलिप, यह मैसिडोनिया के रहने वाले थे। मैसिडोनिया आज के ग्रीस में मौजूद एक प्रांत है, ठीक है। इसके अलावा 4th सेंचुरी बीसी में ग्रीक्स और ईरानियंस जो थे वह लगातार आपस में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़े जा रहे थे, सुप्रीमेसी की लड़ाई वह लड़े जा रहे थे। और इस लड़ाई के अंदर ग्रीक्स जो थे वह विजेता साबित हुए, उन्होंने पर्शियन एम्पायर को डिफीट कर दिया। और इसके बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा एम्पायर जो था वो अलेक्जेंडर एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले एशिया माइनर को अपने कंट्रोल में लिया। इसके बाद उन्होंने ईरान और इराक के इलाके के ऊपर भी मोर्चा खोला और उस इलाके को भी उन्होंने जीत लिया। और एशिया माइनर से होते हुए, ईरान एवं इराक से होते हुए वह भारत के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके पर आकर दस्तक देते हैं। उन्होंने अलेक्जेंडर के द्वारा पर्शियन एम्पायर यानी कि बेबीलोनियन एम्पायर को 330 बीसी के अंदर डिफीट करके ग्रीक एम्पायर का पार्ट बना दिया था। इस जंग को, इस बैटल को हम बैटल ऑफ अर्बेला के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ अर्बेला जो थी वो अलेक्जेंडर एवं पर्शियन एकेमेनिड एम्पायर के बीच में लड़ी गई थी, 330 बीसी में लड़ी गई थी, जिसमें अलेक्जेंडर विजेता रहे और बेबीलोनियन एम्पायर को पार्ट बना लिया गया ग्रीक एम्पायर का। इसके बाद अलेक्जेंडर जो थे वह भारत की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि भारत की वेल्थ से वह काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थे। भारत की वेल्थ से वह अट्रैक्टेड थे। और इसके साथ साथ अलेक्जेंडर जो थे वह जियोग्राफिकल इंक्वायरी एवं नेचुरल हिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा पैशनेट थे। वो अलग अलग इलाकों की जियोग्राफी को स्टडी करना चाहते थे, कहाँ पर कौन सी नदी, किस प्रकार की सीमाएं हैं, कहाँ पर किस प्रकार का समुंदर है, दुनिया में दुनिया का विस्तार किस डायरेक्शन में कितना ज्यादा बड़ा है, किस प्रकार के लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं, ये सारी इंक्वायरी करने का उनके अंदर पैशन था। ऐसा उनके बारे में कई सारी किताबों जो उनके कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा मेंशन किया गया है। तो अलेक्जेंडर भारत की वेल्थ से अट्रैक्टेड थे। इसके साथ साथ जियोग्राफिकल इंक्वायरी एंड नेचुरल हिस्ट्री के अपने पैशन के चलते वह भारत की सीमाओं की तरफ मूव होते हैं। और जिस प्रकार पर्शियन एम्पायर के दौरान जब पर्शियन इन्वेजन भारत के अंदर हुई थी तो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर काफी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज मौजूद थी। अब जो अलेक्जेंडर की इन्वेजन होने का समय जब आया तब भी भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर दोबारा कुछ छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज दोबारा उठ खड़ी हुई थी। जैसे कि एक रूलर थे जिनका नाम था अंभी, जो तक्षशिला को रूल कर रहे थे। और इसके साथ साथ एक रूलर थे जिनका नाम था पोरस, जो झेलम नदी के किनारे के आसपास बसे हुए इलाके पर रूल कर रहे थे। झेलम नदी को ग्रीक भाषा के अंदर हिडिस्पस नदी का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हिडिस्पस नदी का नाम दिया गया है झेलम नदी का। तो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर उस समय दो छोटी प्रिंसिपैलिटीज मौजूद थी। एक थे अंभी ऑफ तक्षशिला और एक थे पोरस ऑफ दी झेलम। अंभी ने तो अलेक्जेंडर के अटैक से पहले ही अलेक्जेंडर की सोवर्निटी को यानी कि उसकी संप्रभुता को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया। परंतु पोरस जो थे वह अलेक्जेंडर की सोवर्निटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं, जिसके चलते होती है बैटल ऑफ हिडिस्पस। बैटल ऑफ हिडिस्पस झेलम नदी के किनारे पर अलेक्जेंडर एवं पोरस के बीच में लड़े जाने वाली जंग थी। इस जंग के अंदर हम जानते हैं इतिहास के अंदर क्या हुआ था। पोरस जो थे वह इस जंग के अंदर डिफीट हो गए थे, अलेक्जेंडर इस जंग के अंदर विजेता साबित हुए, जिसके चलते अलेक्जेंडर ने पोरस के इलाके की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी के अंदर शामिल कर लिया। परंतु पोरस इस जंग के अंदर इतने, कह लीजिए कि इतनी विजिलेंटली उन्होंने इस जंग के अंदर फाइट किया था। अलेक्जेंडर उनकी इस जंग लड़ने की या इस जंग के अंदर उन्होंने जो अपनी, कह लीजिए कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना दिखाया कि वो कितने अच्छी तरीके से जंग लड़ सकते हैं, इसके चलते अलेक्जेंडर ने पोरस को उनकी टेरिटरी वापस कर दी थी। उनकी हिम्मत को देखते हुए, उनकी हिम्मत की दाद देते हुए अलेक्जेंडर ने पोरस को उनकी टेरिटरी वापस कर दी थी एवं पोरस को उस इलाके पर रूल करने के लिए उन्होंने वापस परमिशन दे दी थी। और हो सकता है कि पोरस ने उनकी लॉर्डशिप को बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया हो। इस बैटल को बैटल ऑफ हिडिस्पिस के नाम से जाना जाता है। इस बैटल ऑफ हिडिस्पिस के अंदर अलेक्जेंडर विजेता साबित हुए, पोरस को डिफीट कर दिया गया।
इसके बाद अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो ईस्ट वर्ड माइग्रेट करना स्टार्ट करती है। अलेक्जेंडर जो थे अब भारत की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, वह इंदस और इंदस की ट्रिब्यूटरीज को पार करते हुए भारत के इलाके में एंटर होना चाहते थे, परंतु जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी उन्होंने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ब्यास नदी को हिफेसिस नदी के नाम से जाना जाता है ग्रीक लिटरेचर के अंदर। ग्रीक हिस्टोरियंस ने ब्यास नदी को हिफेसिस का नाम दिया है, परंतु अलेक्जेंडर की आर्मी ने ब्यास नदी को क्रॉस करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इतने लंबे सालों से, पिछले कई सालों से आर्मी के अंदर जितने भी सोल्जर्स मौजूद थे अलेक्जेंडर की, वो अपने घरों से बाहर थे। वह होम सिक फील कर रहे थे, वह सब घर जाना चाहते थे। इसके साथ साथ अलेक्जेंडर की आर्मी के अंदर यह बात फैल चुकी थी कि भारत की सीमाओं के उस तरफ, इंदस नदी की सीमाओं के उस तरफ जो भारत का साम्राज्य है, जो नंद वंश है, उसके रूलर जो धनानंद है, उनके पास एक बहुत ही स्ट्रोंग और पावरफुल मिलिट्री मौजूद है, जिससे लड़ने के लिए अलेक्जेंडर की सेना जो थी वो तैयार नहीं थी। और अलेक्जेंडर को वो मना कर देते हैं कि हम ब्यास नदी को पार करके आगे धनानंद के एम्पायर से लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। वह व्यक्ति अलेक्जेंडर, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, जो पूरी दुनिया जीतने का मादा रखता था और जीतना चाहता था, वह अपने ही सैनिकों से हार गया और अपने सैनिकों की बात मानते हुए अलेक्जेंडर ने ब्यास नदी को पार करने से मना करते हुए यहाँ पर अपना जो कैंपेन था उसको समाप्त करता है अलेक्जेंडर, और वापस ग्रीस की तरफ बढ़ना वो स्टार्ट कर देता है। लगभग लगभग अलेक्जेंडर जो थे वह भारत की सीमाओं के अंदर एक लंबे समय तक रहते हैं, और इसके बाद जब वो यहाँ से निकलते हैं, वह जब ग्रीस की तरफ वापस जाते हैं, तो अपने उस सारे इलाके को जिसको उन्होंने जीत लिया था, वहां पर अपने कुछ आर्मी जनरल्स को अपॉइंट करके जाते हैं कि मेरे बिहाफ पर इस इलाके के अंदर तुम रूल करोगे। जिनमें से एक जनरल थे, उनका नाम था सिलिकस निकेटर। सिलिकस निकेटर को उत्तर पश्चिमी भारत का जो इलाका था जिसके ऊपर अलेक्जेंडर ने जीत हासिल करी थी, जहां पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, ब्यास नदी के पश्चिम तक का जितना भी इलाका था, उसका उन्होंने सिलिकस निकेटर को गवर्नर बना दिया, वाइसरॉय बना दिया, और अलेक्जेंडर वापस निकले किसकी तरफ? ग्रीस की तरफ। परंतु 32 साल की उम्र में 323 बीसी के अंदर इराक के बेबीलोन नाम की जगह पर अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है, और अलेक्जेंडर का ईस्टर्न एम्पायर बनाने का सपना जो था वह सपना ही रह जाता है। इसके बाद लगभग 19 महीने तक अलेक्जेंडर जो थे वह भारत के अंदर रहे थे, और उसके बाद वह भारत से वापस चले गए थे। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के अंदर सिलिकस निकेटर को बनाया गया था गवर्नर जनरल, या कह लीजिए वाइसरॉय, अलेक्जेंडर की टेरिटरीज का। और अलेक्जेंडर उसके बाद यहां से चले जाते हैं, और सिलिकस निकेटर उनके बिहाफ पर रूल करते हैं। सिलिकस निकेटर को डिफीट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है भारत के अंदर। और सिलिकस निकेटर को डिफीट करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर सिलिकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को भेजा जाता है। ये सारा टॉपिक हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंबिसार, उनके पुत्र अशोका, इन सब के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। क्या असर पड़ा अलेक्जेंडर की इन्वेजन का भारत के ऊपर? तो अलेक्जेंडर की इन्वेजन ने भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके को पॉलिटिकली यूनिफाई कर दिया, पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया, जिसके चलते मौर्याज को यह मौका मिला, चंद्रगुप्त मौर्य को यह मौका मिला कि उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इलाके पर अलेक्जेंडर के जाने के बाद अटैक किया। सिलिकस निकेटर पर उन्होंने अटैक किया। छोटे छोटे स्टेट्स पहले से ही डिफीट हो चुके थे, एक ही स्टेट बचा था जिसको सिलिकस निकेटर रूल कर रहे थे। उस रूल को खत्म करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य वहां पर अटैक करते हैं, और उत्तर पश्चिमी इलाका जो था भारत का उसको मौर्यन सीमाओं के अंदर शामिल कर लिया जाता है। इन्होंने इसी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ने ही मौर्याज को एनकरेज किया कि वह उत्तर पश्चिमी इलाका जो है भारत का, उस फ्रंटियर को भी अपने कब्जे में ले लें। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ इस इन्वेजन के चलते एंशिएंट इंडिया एंड एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट इंडिया एंड एंशिएंट यूरोप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अलेक्जेंडर की इन्वेजन के चलते 4 नए रूट ओपन हो जाते हैं, 4 नए रास्ते ओपन हो जाते हैं इंडिया के बीच में एंड यूरोप के बीच में ट्रेड के लिए, जिनमें से 3 रास्ते जो है वह जमीन के माध्यम से, और एक रास्ता जो था वो समुद्र के माध्यम से ओपन होता है, जिसके चलते भारत एवं ग्रीस के बीच में, भारत एवं यूरोप के बीच में ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है।
भारत के प्रोडक्ट ग्रीस में बिकना शुरू होते हैं, ग्रीस के प्रोडक्ट भारत में बिकना शुरू होते हैं, और ग्रीक मर्चेंट्स एट जो ग्रीक क्राफ्ट्समैन थे वह इस ट्रेड को एस्टेब्लिश करते हैं। और इसके साथ साथ जो अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस थे उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड जो था अलेक्जेंडर की कैंपेन का, इतिहास का, उन्होंने सब कुछ लिखा, जिसके चलते अगर हम अलेक्जेंडर के उस रिकॉर्ड को, अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस के द्वारा लिखे गए उस रिकॉर्ड का अध्ययन करते हैं तो हम भारत के इतिहास का जो समय था उसके बारे में भी कई सारी इंफॉर्मेशन, जो क्रोनोलॉजी थी, जो समय था कि किस समय क्या चल रहा था, जब अलेक्जेंडर कहीं पर अटैक कर रहे थे तो भारत के अंदर उस समय क्या चल रहा था, तो उसके बीच में हम एक तालमेल बिठा सकते हैं। और भारत के इतिहास को भी पढ़ने में ग्रीक हिस्टोरियंस के इतिहास जो लिखा था उनके द्वारा उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके चलते हमारा इतिहास और भी ज्यादा, हमारे इतिहास का अध्ययन और भी ज्यादा बेहतरीन हो गया। इतिहास के अंदर किस समय में क्या हो रहा था उसके बारे में हमको बहुत अधिक जानकारी मिल पाई। इसके साथ साथ अलेक्जेंडर के इन्वेजन के चलते ग्रीस की जो आर्ट थी, जिसको हम हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं, वह आर्ट भी भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर आती है। और उन सब के कल्मिनेशन से हेलेनिस्टिक आर्ट, ग्रीक आर्ट, ईरानियन आर्ट एवं भारतीय आर्ट, इन सब के मिक्स हो जाने से भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर एक नई कला, कह लीजिए एक नई आर्ट, एक नया स्कूल ऑफ आर्ट का उदय होता है, जिसका नाम है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। ये ग्रीक इन्वेजन के कारण ही हो पाया, यही इनकी कुछ इंपॉर्टेंस थी। इसके साथ साथ अलेक्जेंडर के जाने के बाद, अलेक्जेंडर के जाने के बाद भी जो अलेक्जेंडर या ग्रीक जो नागरिक थे, जो अलेक्जेंडर के साथ ही, उसकी सेना के साथ ही आए थे, वो यहाँ पर अपनी कुछ एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के दौरान भी ग्रीक लोग जो थे वह भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर बसे हुए थे, यहाँ पर रह रहे थे। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के दौरान ग्रीक सेटलमेंट्स जो थी वो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर फल फूल रही थी। कितनी सेटलमेंट थी? एक सेटलमेंट का नाम है बोनकेफाला, जो झेलम नदी के किनारे पर थी। इसके साथ साथ एक सेटलमेंट का, एक सिटी का नाम था अलेक्जेंड्रिया, जो काबुल के रीजन के अंदर थी। और तीसरी सेटलमेंट का नाम भी अलेक्जेंड्रिया था, जो सिंध के रीजन में थी। तो इस ग्रीक सेटलमेंट, अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर 3 ग्रीक सेटलमेंट एस्टेब्लिश होती हैं। एक बोकेफाला झेलम नदी के किनारे पर, एक अलेक्जेंड्रिया सिंध के अंदर, और एक अलेक्जेंड्रिया काबुल के अंदर। और इसके साथ साथ गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का भी उदय होता है। एवं अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस इस बारे में लिख कर गए कि भारत के अंदर सती सिस्टम जो था वह अभी प्रेवलेंट था। अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने भारत के समाज के बारे में लिखा कि भारत के अंदर जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया तो भारत में सती सिस्टम जो था वो चल रहा था। गरीब माँ बाप जो थे वो अपनी लड़कियों को बाजार के अंदर बेच दिया करते थे। इसके साथ साथ ग्रीक हिस्टोरियंस ने यह भी लिखा कि भारत के अंदर मिलने वाली जो गाय थी वह बहुत ही बेहतरीन ब्रीड थी। एवं कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने लगभग लगभग 2 लाख गाय जो थी वो मैसिडोनिया के अंदर भिजवाई थी, जो भारत को बिलोंग करती थी। तो इस प्रकार का जो कॉन्टेक्ट था वह ग्रीस एवं भारत के बीच में एस्टेब्लिश होता है। भारत के समाज के बारे में ग्रीक हिस्टोरियंस कई सारी चीजें लिख कर गए, जिसके अध्ययन से हमको भारत के इतिहास के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा आज का टॉपिक, फॉरेन इन्वेजन, ग्रीक इन्वेजन एवं पर्शियन इन्वेजन। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे आपके लिए, जिसके अंदर हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे, जो आपको यूपीएससी एवं एचसीएस दोनों को ही एग्जाम के अंदर आपको काफी ज्यादा मदद करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर सही लगी हो आपको यह वीडियो तो लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।